जी हाँ, तो इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बरसों से घिसे जा रहे हैं या इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो बहुत ही दिलचस्प है और इतना दिलचस्प कि हमारी इसके बारे में आने वाली ये 5वीं वीडियो है। तो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को अपने अंदर लपेटने वाले पेड़ों से लेकर आपके बचपन की पुरानी अजीब व गरीब यादें, जिन्हें सोचकर आप आज भी घबरा जाते हैं, उन यादों तक चलिए हम कुछ समय पीछे जाकर के वक्त की करतूतों पर फिर से नजर डालते हैं। मैं गोल्फ का खिलाड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे गोल्फ खेलने वाले हैं जो कि बड़ी खुशी के साथ उन छोटी सफेद गेंदों को हजारों बार हिट करते हैं। गेंद को कितनी बार मारा गया इस बात का अंदाजा आप इसे देखकर लगा सकते हैं। इस गेंद की हालत इतनी खराब हो गई कि इसके ऊपर जो डिम्पल्स होते हैं ना, ऐसा लगता है कि जैसे इस पर कभी थे ही नहीं। जब गेंद हवा में उड़ रही होती है तो ये डिम्पल काफी हद तक खिंचाव को कम कर देते हैं, जिससे ये दूर जाने में सक्षम रहती है। तो भले ही इस गेंद को हजारों या सैकड़ों बार इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन इसकी यह हालत देखकर अब आप कह सकते हैं कि गेंद कचरा बन चुकी है। हुक और आईलैश जैसी चीज का इस्तेमाल लगभग हर जगह होता है, दरवाजों को बंद रखने से लेकर दरवाजों को खुला रखने तक। लेकिन बार बार हुक खोलने और बंद करने के दौरान ये अपनी जगह एक छाप छोड़ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं। जी हाँ, सालों से इस्तेमाल किए जाने वाला ये हुक ईंट की दीवार को अपनी तेज धार से खा चुका है और वहाँ एक गोल सर्कल बना दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि इस तस्वीर को संभाल के रखूं और अजीब तरह से संतोषजनक वीडियो में भी इसका इस्तेमाल करूं। ये देखते हुए कि हमें एक रात में 6 से 8 घंटे तक ही तकिए पर आराम फरमाते हुए बिताते हैं, लेकिन कभी कभी तो सालों या दशकों तक हम में से ज्यादा लोग इन्हें शायद उतनी बार साफ भी नहीं करते होंगे जितनी बार करने चाहिए। मुझे पता है कि मैं भी नहीं करता, लेकिन भाई मैं उतना गुनहगार नहीं हूँ जितना कि अगला आदमी। ये तकिया जाहिर तौर पर किसी ऐसे इंसान के कमरे का लगता है जो कि धूम्रपान किया करता था, सोता तो था ही और साथ ही बिस्तर पर वीडियो गेम भी खेलता था। समय के साथ पसीने और धुएं ने धीरे धीरे तकिए को पूरी तरह से काला कर दिया और इसीलिए इसका रंग नए तकिए के रंग से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। कैसे कैसे लोग हैं भाई। जी हाँ, यहाँ एक बुरी बात मैं आपको ग्रेवस्टोन के बारे में बताने वाला हूँ, जो सैकड़ों साल पुराने हैं। पिछले युगों की ये ग्रेवस्टोन को बनाने के लिए लाइमस्टोन, सैंडस्टोन या इसी तरह की नरम चट्टान का इस्तेमाल किया जाता था और उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं होता है तो वे धीरे धीरे समय के साथ बर्बाद हो जाती हैं। तो जब एक रेडिट यूजर क्वाइटली स्मोकिंग ने अपने पुराने रिश्तेदार की कब्र को ढूंढना शुरू किया, ये बात 2022 की है, तो वे इस बात को लेकर खुश थे जब findagrave.com से पता चला कि हेडस्टोन अभी अच्छे आकार में था। उसने एक तस्वीर जो 2006 में साइट पर अपलोड की गई थी वो देखी, लेकिन जब वे वहां पर पहुंचे तो पत्थर इस वक्त कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था कि इसका नक्शा पूरी तरह से खराब हो चुका था। इस पर लिखा हुआ नाम भी नहीं पढ़ पा रहे थे वो। ये वही पत्थर है, इसको पहचानने का एक ही मात्र तरीका बस ये था कि उसके टॉप पर एक उसी तरह का गोलाकार इंटेंट था। ये देखते हुए कि ये यहाँ 1879 से है तो उसकी हालत काफी खराब हो चुकी है पिछले 16 सालों में। लेकिन इसका क्या कारण हो सकता है? तो कह सकते हैं कि शायद इस इलाके में ज्यादातर एसिडिक बारिश होती होगी, क्योंकि जब हवा में प्रदूषण छोड़ा जाता है तो वे कंडेंशन के साथ मिल जाता है, जिसकी वजह से दुनिया के कुछ हिस्सों में बारिश बहुत ही एसिडिक हो जाती है। और जब इस तरह की बारिश होती है तो ये तेजी से उन चीजों को नष्ट कर देता है जिन्हें सैकड़ों वर्षों से हाथ नहीं लगाया गया हो। अब या तो ये एक वजह हो सकती है या ये भाई साहब गलत कब्र पर आ गए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। खैर, आपको बता दूं, मेरी दादी को यादजी का खेल बहुत ज्यादा पसंद है। ये एक डाइस गेम है जो खिलाड़ी 5 डाइस रोल करता है ताकि एक कॉम्बिनेशन बने, पर आपको इसकी लत भी लग सकती है भाई, जो कि रेडिट यूजर जियो बहुत अच्छी तरह से जानता है। उनकी सास यादजी बहुत अच्छे से खेलती हैं और उन्होंने अपने पसंदीदा डाइस के सेट को इतने सालों में कई बार रोल किया है कि उनका रंग और रूप दोनों ही बदल चुके हैं। वे इतने सालों में इतना घिस चुके हैं कि अब ऐसा लगता है जैसे ये डाइस प्लास्टिक के नाम नहीं बल्कि मर्जपन से बने हुए हैं। और मुझे तो आशा है क्या वे अभी भी उन्हें अच्छे से रोल कर पाते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस सास की इस शरारत से पासे पलट चुके हैं भाई। तो जनाब, मुझे पता है कि आजकल बहुत सारे फैंसी चीजें घरेलू सफाई के लिए बाजार में मौजूद हैं, जैसे रूम्बोस और रोबोमॉप्स, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो पुराने जमाने के झाड़ू से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और सिर्फ अकेला मैं ही नहीं हूँ। जैसा कि ये तस्वीर बताती है, ये अलग अलग स्टेजेस के 3 झाड़ू हैं। जो कि सबसे पीछे वाला झाड़ू है, ऐसा लगता है उसे कभी काम पर नहीं लगा गया, और वहीं जो आगे वाला झाड़ू है उसे देखकर लगता है कि इसको कभी आराम नहीं मिला। आप लोगों को बताता हूँ कि ये तीनों झाड़ू का इस्तेमाल एक मशीन की दुकान में किया गया था, जो कि आप इन्हें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जनाब, मुझे तो लगता है ये दुनिया की सबसे साफ मशीनों की दुकान होगी। हालांकि ये शायद इस इंसान के घर जितना साफ तो नहीं है। अगर हम बात इसके इस डस्टर की करें तो शायद ये डस्टर प्रोफेशनल क्लीनर द्वारा इस्तेमाल में लाया गया। इस डस्टर से इतने सारे मकड़ी के जालों को साफ कर दिया गया है कि इसके तो भाई ब्रिसल्स बिल्कुल ही घिस गए। क्या आप देख पा रहे हैं? देखें तो मेरा घर का डस्टर दिखने में बिल्कुल नया है, लेकिन मकड़ी के जालों से भरा हुआ। भाई, हमें से कुछ लोग साफ सफाई से नफरत भी करते हैं।
जब भी मैं किसी सुपर स्टोर या फार्मेसी के अंदर उन कैंडी डिस्पेंसर को देखता हूँ तो मुझे हमेशा जेब भर लेने का मन करता है, लेकिन जब मेरी आंखों ने ये मंजर देखा तो ये तस्वीर एक लोकल फार्मेसी अमेरिका की है। मुझे तो लगता है कि मुझे ये अब भी पसंद नहीं है। रेडिट पोस्टर ओवेन थेटिकी ने बताया कि ये स्किटल कैंडीज इस डिस्पेंसर के अंदर लगभग 1 साल से पड़ी हुई है। सूरज की धूप से ये कैंडीज पूरी तरह से पिघल गई हैं, जिसकी वजह से इन कैंडीज का चमकीला रंग भी उड़ चुका है और कुछ शुगर क्ले क्रिस्टल्स भी फट चुके हैं। मुझे तो लगता है कि एक दूसरे से चिपक के एक बड़ी कैंडी बन गई होगी। यहाँ के मालिकों ने इसे खाली क्यों नहीं किया भाई? आपको बता दूं, इन मशीनों को भरने के लिए वेंडर्स को हायर किया जाता है और फार्मेसी के मालिकों के पास इनकी चाबियां नहीं होती। शायद ये वेंडर्स तभी आते होंगे जब डिस्पेंसर खाली हो जाता होगा। इस मामले में मैं ये सोच रहा हूँ कि इस एक कैंडी स्किटल स्टिक को भरने के लिए मालिक का कितना खर्चा आएगा। इन्हें देखकर सोचकर तो मेरा जबड़ा ही दर्द करने लग गया भाई। वक्त क्या होता है, ये पेड़ हमें बताते हैं वे सैकड़ों सालों तक फल फूल सकते हैं। ये हर दिन धीरे धीरे बढ़ते हैं और लंबे होते जाते हैं, लेकिन जब उनके रास्ते में कोई चीज आ जाती है तो वे फिर भी नहीं रुकते। इसके बजाय वो इन चीजों पर अपना घेरा बना लेते हैं और कभी कभी तो चीजें उनके अंदर समा जाती हैं। इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि इस पेड़ के बीच में छेद किए गए हैं और इसके अंदर बाड़ को लगा दिया गया है, लेकिन ये सब असल में एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसे साइंस के रूप में एडाफोकोट्रोपिज्म कहा जाता है। ये सिर्फ इस बाढ़ की बात नहीं है, ये पेड़ सालों साल किसी भी चीज के आसपास बढ़ सकते हैं। जैसे ये फायर हाइड्रेंट ही ले लो। ऐसा लगता है कि इस पेड़ को पता था कि यहाँ बहुत सारा पानी पीने के लिए एकदम सही जगह है। आप कह सकते हैं कि हाइड्रेंट प्यासे की जाल में फंस गया, लेकिन कभी कभी छोटी चीजें पूरी तरह से पेड़ के अंदर समा जाती हैं, जैसे कि ये वाली कील। मैं पेड़ के इन रिंग्स को धन्यवाद देना चाहूंगा जो कि हमें बताती है कि पेड़ हर साल कितना बड़ा है। और इसे देखकर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी ने इस पेड़ में कील 25 साल पहले ठोकी है, लेकिन पेड़ को सिर्फ 2 या 3 साल लगे हैं इसको पूरी तरह अपने अंदर लेने में। भाई मेरे को तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि वो पेड़ 1 कील 0 है। मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया चीज जो आप पैनकेक्स पर डाल सकते हैं वो है मेपल सिरप। लेकिन जरा सोचिए, गोल्डन गू को खाते वक्त आपकी बोतल में से सिरप के बजाय सिर्फ हीरे बाहर गिर रहे हैं। जैसे कि रेडिट यूजर क्यूटे लैवेयर की बॉटल से गिरे जब उसने अपनी बॉटल को रेफ्रिजरेटर से निकाला। तो आपको बता दूं, वो असली हीरे तो नहीं है, वे रॉक कैंडी क्रिस्टल हैं। ये बड़े क्रिस्टल तब बनते हैं जब मैपल सिरप को पानी, चीनी और मिनरल्स के साथ मिक्स किया जाता है और जब लिक्विड सुपर शुगर या सुपर सैचुरेटेड होता है। जब इस सुपर सैचुरेटेड सिरप को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और बिना किसी हलचल के लंबे समय तक स्टोर किया जाता है तो ये बड़े क्रिस्टल बनना शुरू हो सकते हैं। इस बात पर भी निर्भर होता है कि इसे कितने वक्त के लिए रखा गया है। ये क्रिस्टल कभी कभी पूरे कंटेनर को कोट कर सकते हैं। भाई वे क्रिस्टल इतने बड़े हैं कि मुझे लगता है कि वॉल्टर वाइट बुला रहे होंगे। बात रूस की करें तो यहाँ का एक इलाका है कामचटका। यहाँ पर मछली पकड़ने वाला एक छोटा सा गांव था जिसका नाम किरोवस्की था। हालांकि अब यहाँ कोई नहीं रहता है, पर यह अभी भी मौजूद है। इस गांव के कुछ हिस्से जो कि तटरेखा के बहुत ही नजदीक बने हुए थे, वे धीरे धीरे करके पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, जिसका कारण सालों से चलती हुई हवा और ये लहरें हैं। अगर बात 2009 की करें तो ये तस्वीर हमें बताती है कि अपार्टमेंट का सामने वाला हिस्सा तटरेखा के नजदीक आ पहुंचा है, लेकिन पीछे की ओर से देखें तो पता चलता है कि इसे पानी ने खोखला कर दिया और पीछे सिर्फ ये सीमेंट के कुछ हिस्से बचे हुए हैं। लेकिन ये तस्वीर तो साल 2009 में ली गई है। क्या आपको पता है कि अब कैसा दिखता है आज 10 साल के बाद? आपको बता दूं, अगर आप गूगल मैप्स पे इसे देखते हैं तो ये इमारत एक खंडर की तरह लगती है, पर ये अभी भी खड़ी हुई है। मैंने इसकी आजकल की तस्वीरें खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बारे में कुछ भी ट्रैक नहीं हो पाया। क्या आप किसी को जानते हैं जिसके पास इसकी कुछ जानकारी हो? अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं और शायद हम ये देख पाएंगे कि 1 दशक से ज्यादा वक्त के बाद अब ये कैसा नजर आता है। जब वे युवा होते हैं तो बहुत सारे जुड़वा बच्चों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है, और खासकर जब उनके माता पिता उन्हें एक जैसे कपड़े पहनाते हैं, जैसे कि ये। हाउ क्यूट। हालांकि जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनके पर्यावरण के अनुसार उनमें अलग अलग तरह के गुण आ जाते हैं। ये 2 61 साल के एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बच्चों ने सूरज के साथ सालों से संपर्क में रहने से महत्वपूर्ण अंतर का अनुभव किया है। ऐसा बताया गया है कि दाएं ओर वाली लड़की अपनी बहन की तुलना में हर सप्ताह लगभग 10 घंटे ज्यादा धूप के संपर्क में रहती है। सूरज की धूप में मौजूदा रेज, खास करके अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, त्वचा में प्रवेश कर सकती है और कनेक्टिव टिश्यूज को आराम से ब्रेक डाउन कर देती है, जैसे कि कोलेजन और इलास्टिन, जिसके परिणाम गहरी झुर्रियां और काले धब्बे हो सकते हैं, जिसकी वजह से दाहिनी वाली जुड़वा अपनी बहन की तुलना में ज्यादा बड़ी लगती है, भले ही वे एक उम्र की हैं। भाई मैं अभी वापस आया, मैं बस अपने आप को सनस्क्रीन मलने जा रहा हूँ। अब ब्लैकआउट पर्दे की बात करते हैं। वो पर्दे जो हर तरह की रोशनी को रोकते हैं। वे महंगे हो सकते हैं, तो पैसे बचाने के लिए कुछ लोग अपनी खिड़कियों पर बस एक मोटा कंबल चढ़ा देते हैं। और आप कह सकते हैं कि कंबल सच में अपना काम बखूबी निभाता है, क्योंकि ये एक तरफ तो पूरा काला है और दूसरी तरफ धूप ने इसे बुरी तरह से ब्लीच कर दिया है। ये पूरी तरह से अब सफेद दिखता है। और मजे की बात यह है कि ये कंबल यहाँ लगभग 8 साल से लटका हुआ है। इस दौरान कंबल ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है और रेडिएंट धीरे धीरे ब्रोक हो चुके हैं, जिसकी वजह से इसके सारे रंग उड़ चुके हैं। इस प्रोसेस को फोटो डिग्रेडेशन कहा जाता है। कंबल के वो हिस्से
से जहाँ पर किसी वजह से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कहीं हिस्सों में कंबल अभी भी काला ही है। खैर, जब तक ये सूरज की रोशनी से आपको बचा रहा है, माइकल जैक्सन का एक कोट है, जब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप काले हैं या सफेद। इतिहास में सबसे ज्यादा आकर्षक थीम ट्यून होने के अलावा टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल 1984 की एक कॉमिक बुक क्रिएशन थी, जो कि एक बड़े पैमाने पर मीडिया फ्रेंचाइजी के रूप में सामने आई थी और वे आज तक लोकप्रिय हैं। उनके पास कार्टून, लाइव एक्शन टीवी शो, वीडियो गेम फिल्में जिनके नाम आपको पता होंगे, लेकिन मेरी खुद की सबसे पसंदीदा 1993 की टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल 3 थी। एक लाइव एक्शन मार्शल आर्ट फिल्म जिसे लोगों ने कॉमिक स्टाइल के टर्टल जैसे कपड़े पहनकर तैयार किया था। अफसोस की बात है कि ये ज्यादा समय तक नहीं चला। सचमुच, क्या आपको लियोनार्डो के बैंगनी बंधन का पूरा एनिमेट्रोनिक बॉडी सूट याद है? चलो खैर, 2019 में सूट को कारखाने से बाहर निकाला गया, जो कि वहां सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था लगभग 20 साल बाद। और बाप रे बाप, जी हाँ, ये मेरे बचपन की यादगार लम्हों में से एक है। ये कॉस्ट्यूम बहुत सारी चीज़ों का मिक्सअप है, जैसे फोम, लेटेक्स चमड़े के घुटने और कोहनी के पैड के साथ साथ राल के दांतों और आंखें भी हैं। इसीलिए इसमें जो हार्ड रेसिन है उसमें खास बदलाव नहीं है, जबकि लेटेक्स सूख जाता है और उखड़ जाता है, जिसकी वजह से सूट को फिर से बनाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये अभी भी नीलामी के लिए चला गया था 2019 में $15,000 के लिए। पर कोई बात नहीं लियोनार्डो, तुम अभी भी मेरे पसंदीदा हो, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन लियोनार्डो अकेले ऐसे एनिमेट्रोनिक नहीं है जो कि वक्त का शिकार हो चुके हैं। स्टार वॉर्स के लिटिल ग्रीन रुडल मास्टर योडा, जो कि पहली बार 1980 की फिल्म द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक में दिखाई दिए थे, वो भी एक एनिमेट्रोनिक रचना थी जिसे उस जमाने के महान लेजेंडरी फ्रैंक ओचेट ने बनाया था। हालांकि इसका ओरिजिनल डिजाइन एक पॉप कल्चर आइकन है। छोटे हरे लेटेक्स के मार्क्स उन दिनों में बहुत ज्यादा मशहूर हुआ करते थे, ठीक लियोनार्डो की तरह। लेकिन लेटेक्स सूख गया है, सिकुड़ गया है, झुर्रीदार हो गया और उखड़ भी गया है पिछले 40 सालों में। हालांकि अगर आपको लगता है कि आंखों के बिना मुखौटा ढापना हो सकता है, तो कृपया आप एक बार इस एनिमेट्रोनिक को जरूर देखिए। जबकि ज्यादातर चीजें समय के साथ खराब हो जाती हैं, कुछ नई चीजें भी बनती हैं, खासकर अगर आप गटर जैसी जगहों पर देख रहे हैं, जैसा कि टिकटॉक यूजर स्पेंसर क्लेस ने किया है। भाई, जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ये गंदगी से भरी हुई पूरी की पूरी ईंट को ही उखाड़ रहा है, लेकिन ये तो असल में एक बड़ा पुराना स्पंज है। बहुत सी जगह नाली को इस चीज से भर दिया जाता है ताकि किसी तरह की मॉस या पत्तियों से ये भर ना जाए और चलते हुए पानी पर रोक न लग जाए। यहाँ पानी बहुत ही आराम से बिना ब्लॉक हुए इस स्पंज के बीच में से चलता रहता है। तो भाई, ये काफी दिलचस्प तरीका है और इसे इतनी आसानी से साफ होता देखकर मैं भी पूरे तरीके से खुश हूँ। अरे यार, एक बात तो मेरे दिमाग से निकल गई। क्या आप जानते हैं उन छोटे हथौड़ों को क्या कहा जाता है? अरे वही जो अदालत में जज डेस्क पर पीट के धमकाया करते हैं। आप अभी अदालत में हुई, तुम सीधे जेल में जाओ, किसी के पास मत जाओ, $200 मत लीजिए। यार हे भगवान, मुझे ये पता था। हाँ, गैवल। जी हाँ, वही इस हथौड़ी को गैवल बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि हम इसकी तुलना एक नए गैवल से क्यों कर रहे हैं। इस गैवल के सिरे को इतना पटका गया है कि ये बाहर की ओर चपटा हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस जज ने कितने बार लोगों को सजा सुनाई है। लेकिन क्या आपको पता है कि गैवल आमतौर पर तांबे से नहीं बने होते हैं। जब तक एक जज की कोई खास वजह नहीं होती, ये गैवल जैसा दिखता जरूर है, लेकिन असल में ये एक तांबे का पाइप है जिसका उपयोग धूम्रपान के लिए किया जाता है। तंबाकू को कप के अंदर रखकर जलाया जाता है और एक बार ये जल जाता है तो राख को बाहर निकाल दिया जाता ताकि इसे फिर से भरा जा सके। तो 5 साल में हजारों बार इस रेडिट यूजर एकेडमिक एसोसिएट 91 ने इस कप को खाली करने के लिए इसको पलटा, जिससे पुराने तांबे के पाइप का सिरा उसके नए तांबे के पाइप की तुलना में पूरी तरह से चपटा हो गया। जबकि धूम्रपान आपके लिए असल में हानिकारक है, लेकिन इस चीज को पटकने में मजा तो आता होगा ना। ये मूरिंग रिंग तो अक्सर बेस या डॉक पर पाए जाते हैं और इन्हें एक एंकर पॉइंट के रूप में नावों को एक जगह बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो तेज लहरों से बची रहे। अब ये चीज मोटी, भारी और जमीन में गहराई तक गाड़ी जाती है क्योंकि इनको बहुत सारे वजन को सहना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि सालों से इस्तेमाल करने वाली ये रिंग्स उस सतह को घिसना शुरू कर सकती है जिस पर वे बने होते हैं। जैसे गैस को देख लो, ये न केवल पत्थर को घिस कर उसके गोल आकार की नाली के अंदर चली गई है, इसने लोहे की पिंस को भी घिस दिया है जिसकी मदद से इस जगह पर लगाई गई है। भाई, कुछ सालों के बाद तो ये चीज शायद नरक की गहराई में चली जाएगी। अगर आप भी मेरी तरह 1990 के दशक में जिंदा थे और आपको शायद नोकिया फोन का सुनहरा युग याद ही होगा, और आज के स्मार्टफोन की तरह नहीं। भाई, इन फोन की बैटरी लाइफ तो हफ्तों तक चलती थी और साथ ही साथ उनके पास अब तक का सबसे बड़ा गेम स्नेक
पहले से इंस्टॉल होता था और ये फोन तो डायमंड से भी मजबूत हुआ करते थे। अगर खुशकिस्मती से कभी आपके पुराने नोकिया फोन किसी सड़क पर मिल जाए, भले ही आपको ये किसी डामर में फेंके हुए मिले और भले ही इस रोड पर इसके ऊपर से पिछले 20 सालों में गाड़ियां चलती गई होंगी, ये अभी भी कुछ हद तक बरकरार होता है। मुझे यकीन है कि इसमें अभी भी 80% चार्ज होता है। खैर, ठीक से देखने पर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक फोन केस कवर हो सकता है, लेकिन फिर भी वो स्क्रीन जैसे टुकड़े में ऐसे में कभी भी वहाँ पॉट होल बनने की संभावना नहीं थी। चलो अब एक नजर जिसेप्पे पिनोनी की तरह करते हैं। इटली के प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार, लेकिन किसी भी अच्छे कलाकार की तरह समय के साथ उनकी कलाकारी में भी काफी मतलब खोजा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम उनकी एक कलाकारी पर नजर डालेंगे जिसका नाम एक पॉइंट तक इसका विकास होता रहेगा है, जो कि उनके अपने हाथों पर बनाई हुई ब्रॉन्ज कास्ट की एक सीरीज है जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़े पेड़ पर अपना हाथ बनाया है। इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी। जैसे जैसे पेड़ बढ़ते गए, हाथों ने उन्हें जकड़ लिया। लंबे लंबे उंगलियों के निशान उस पेड़ के अंदर अपनी जगह बनाते गए। जैसे जैसे हाथों ने उस पर मजबूत पकड़ बनाई हो। हालांकि तब से पेड़ों का बढ़ना तो जारी रहा और कुछ ने असल में उन हाथों को अपने अंदर ही खींच लिया जो कि कभी इन पर टंगे हुए थे। यहाँ फिर से एक मामला एडाफोकोट्रोपिज्म का आता है। मुझे लगता है कि इस कला के टाइटल को बदलने की जरूरत हो सकती है। हालांकि उसको दूसरी कलाकारी बिफोर कैजियोन इससे ठीक उल्टी है, जिससे लगभग 1987 में बनाया गया था। पेनोन ने एक पेड़ की शाखा को दिखाया जिसमें एक मानव का हाथ पेड़ पर दबाया गया था। ऐसा करने के लिए उसने काफी साल लगाए होंगे और बहुत सारी मेहनत की होगी। वे अपनी हथेली को किसी पेड़ पर दिखाने में सफल रहा होगा। ये दिखने में बहुत सुंदर तो है ही, लेकिन ये साथ ही साथ एक खास रियलिस्टिक ब्रॉन्ज ट्री है जिस पर उसने अपने ही हाथों से अपना हाथ तराशा है। तो कम से कम पेड़ों पर ब्रॉन्ज के हाथ के बजाय कला के नजारा वाकई समय की कसौटी पर खरा उतरा है। मेरे पिताजी कसम खाते हैं कि उनके पास जो फावड़ा है वे 50 साल से है, लेकिन अगर वो इससे आधा भी काम करते जितना कि अगला आदमी कर रहा, तो भाई मुझे नहीं लगता कि फावड़ा 50 मिनट तक भी चलता है। यहाँ बाएं की तरफ एक बिल्कुल नया फावड़ा है और दाएं की तरफ वो फावड़ा जिसने 90,000 पेड़ लगाने में मदद की है। ये पेड़ उन्होंने एक सीजन के दौरान लगाए हैं जो लगभग 4 महीने का होता है। तो रेडिट यूजर अग्रजग दा मैड बैट का दावा है कि उन्होंने लगभग 90,000 गड्ढे पाइन, डगलस फिर और स्प्रूस जैसे पौधों के लिए खोदे हैं, जिससे ये फावड़ा कई इंच तक घिस गया। भाई साहब, ये गड्ढा खोदने का काम तो काफी बड़ा और लंबा लग रहा है। हम सभी की एक पसंदीदा जगह होती है भाई। जब हम पिछले फिल्म देखते हैं, कुछ लोग आगे बैठना पसंद करते हैं तो कुछ पीछे, लेकिन इस थिएटर में वाकई एक ऐसी सीट है जिस पर हर कोई बैठना चाहता है। खैर, इस रेडिट पोस्टर जिसने ये तस्वीर अपलोड की है उसने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि ये जगह कितनी बड़ी है। उन्होंने बस इतना बोला है कि ये पीछे से बीच की 3 लाइन्स वाली सीट थी। शायद ये वो सीट है जहाँ सभी बड़े ऑडियो फाइल बैठते हैं, ताकि जाहिर तौर पर ऑडियो इंजीनियर आमतौर पर साउंड को इस तरह सेट करते हैं ताकि वो पीछे की तरफ सबसे बढ़िया सुनाई देता है। चलो, तो मुझे कुछ भी पता चल गया भाई, अगली बार से किस जगह पर बैठना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि पेप्सी हमेशा ब्राउन रंग की नहीं होती? जी हाँ, ये पता चला है कि यहाँ एक लिमिटेड एडिशन पेप्सी गोल्ड है जो दुनिया में लगभग 60 सालों में मौजूद है। कम से कम मुझे उम्मीद ये है, नहीं तो ये बंद बोतल जो कि लगभग 1950 की है, इसे देखकर शक जरूर होता है। हाँ, तो ये पेप्सी गोल्ड नहीं है, फिर भी एक पेप्सी तो है। असल में ये पेप्सी नहीं है, ये एक कोक है जिसे 1 महीने के लिए धूप में छोड़ दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा पीला रंग है। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि पुरानी बोतलों में पेशाब कर रहा है और फिर से नजील कर रहा है, लेकिन असल में ये कोला है। इस बात का हमने पहले भी जिक्र किया है कि इसे फोटो डिग्रेडेशन कहते हैं। सूरज की रोशनी में होने की वजह से यूवी रेडिएशन लिक्विड को ब्लीच कर देता है जो धीरे धीरे इसे पीला कर देता है। खैर, ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी ये पेशाब हो सकता है। तो अगर आपको कभी कोला की बोतल में पीला रंग दिखाई दे तो भाई जोखिम मत उठाना, मुझ पर विश्वास करो। मैं अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे बुरा तब लगता है जब मैं पूप बैग खरीदता हूँ। ऐसा लगता है कि ये सारा प्लास्टिक जाया है। हालांकि कुछ पूप बैग पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल हैं, जैसा कि रेडिट यूजर टेरेंस बोगार्ट्स ने साबित किया है। उन्हें जब एक पुराना पूप बैग मिला जो कि लगभग 1.5 साल पुराना था। ये बैग धीरे धीरे सड़ चुका था, लेकिन फिर भी एक रोल था। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि बैगों को सुखाकर रखा गया था, तो अगर वे गीले हो गए होते तो इसके बजाय वो घुल जाते। खैर, वे समय के साथ टूट जाते हैं, लेकिन मैं ऐसी चीजें अक्सर भूल जाता हूँ और आखिर में किसी भी चीज से अपने कुत्ते का गोबर साफ कर देता हूँ, जो भी इस वक्त मेरे जेब से निकलता है। जब आप समुद्र तट पर जाते हैं तो आप सूरज, समुद्र और रेत की उम्मीद करते हैं, लेकिन कभी कभी आप किनारे पर अजीब चीजें पा सकते हैं। बोतलों में कुछ संदेश, खजाने के संदूक या ईंटों से बनी हुई एक बड़ी चट्टान। अरे रुको, वो आखिरी वाला क्या था? जी हाँ, एक लाल ईंट की दीवार का हिस्सा है जो कि धीरे धीरे किनारे पर लहरों से होने वाले कटाव की वजह से चिकना और गोल हो चुका है। लेकिन भाई साहब, ये यहाँ इस किनारे पर पहुंचा कैसे? और साथ ही साथ कंक्रीट और पत्थर से भी बने स्लैब से घिरा हुआ है। ये संभावना है कि इनका उपयोग वेव ब्रेकर के रूप में किया जा रहा है, जो पानी से कटाव के प्रभाव को कम करता है ताकि
तट रेखा स्वयं बरकरार रहे। और जैसे जैसे आप देख ही रहे हैं कि ये टूटी हुई दीवारें समय के साथ धीरे धीरे चिकनी हो चुकी हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कभी न कभी ये दीवारें लहरों के प्रभाव से घिसकर सिर्फ एक ईंट बन जाएगी। चलो ये तो अब वक्त ही बताएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए ज्यादा वीडियो लाने के लिए कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन मैंने हाल ही में थोड़ी छुट्टी लेकर अच्छी कमाई वाले आर के लिए तुर्की गया था। जब मैं वहां पर गया मैंने कपडोसिया का दौरा किया और हालांकि मुझे आराम करना था, पर मुझे ऐसा मिला जो मुझे बस आपके साथ शेयर करना है। इन्हें द फेरी चिमनी के नाम से जाना जाता है। ये भूवैज्ञानिक घटनाएं हैं जो कि ज्वालामुखी विस्फोटों का परिणाम है, जहाँ राख की एक मोटी परत ने इस इलाके को पूरी तरह से काफी साल से ढका हुआ है, जिसने एक नरम चट्टान का निर्माण किया जिसे टफ कहा जाता है। लेकिन लाखों सालों के दौरान कटाव ने टफ और नीचे की चट्टान की अलग अलग परतों घिस दिया है। बेसाल जैसी चट्टानें ये दूसरी ज्वालामुखी और गहरे रंग की चट्टानें ये टफ की तुलना में ज्यादा मजबूत होती हैं, जिससे चिमनी के खंभों के ऊपर बड़ी छत जैसे आकार बन जाता है। चिमनियों के किनारों में गुफा जैसे आकार के होने के कारण लोगों ने उन्हें नेचुरल घरों के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया और तब से टूरिस्ट ने भी साइट का दौरा करना शुरू कर दिया है। अपने अनगिनत पैरों के साथ नरम चट्टान में छोटी प्राकृतिक सीढ़ियों का होना, अपनी आंखों से समय के प्रभावों का इतना शक्तिशाली उदाहरण देखना बहुत ही हैरान कर देने वाला है। भाई देखा जाए तो तकनीकी रूप से इसका मतलब यह है कि मैं छुट्टी पर रहते हुए काम कर रहा था और ये काफी दिलचस्प भी है। सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज एक हैरान कर देने वाली निशानी जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है, जब इसको बनाने का काम 1937 में पूरा हुआ। हालांकि ये पुल अपने आप में कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फोर्ट पॉइंट नामक एक इलाका जो पुल के करीब है वो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ लोहे के विशाल जंजीरों ने सालों से बे साइड पाथवे के किनारे को खास बनाया, लेकिन कुछ जगह पर लिंक पूरी तरह से लकड़ी की तरह दिखते हैं। वे भूरे रंग के होते हैं, फड़फड़ाते हैं और किसी छाल की तरह लगते हैं। ये कैसे संभव है? खैर, ये विशाल जंजीरें रॉट आयरन से बनी होती हैं, जो एक ऐसा लोहा है जिसे गर्म किया जाता है और उस पर औजारों से काम किया जाता है, ना कि कास्ट आयरन की तरह पिघलाकर उसका आकार बदलता है। इस तरह से इसको गर्म करके इस पर काम किया जाता है और इसी वजह से ये गढ़ा हुआ लोहा दिखने में दानेदार होता है। और इसलिए खारे पानी की खाड़ी जगह में जंग लगे लोहे से इन दानेदार परतों को पता चलता है, जिससे ये लकड़ी जैसी बनावट बन जाती है। आपको आश्चर्य होगा कि क्या ये अभी भी लोहे की तरह मजबूत है? ये जंग की वजह से लकड़ी की तरह कमजोर बन गया होगा। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। अब मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे किसी नल से टपकता हुआ पानी बहुत ही परेशान करता है। ये सिर्फ शोर नहीं करता, इसमें थोड़ा सा डर भी रहता है कि लगातार टपकने से सिंक का हिस्सा उखड़ तो नहीं जाएगा। आपको लगता है कि मैं तर्कीन हो रहा हूँ? खैर, इस पर जरा अपनी नजर घुमाएं। ये तस्वीर एक रेडिट यूजर सेंट्रो 99 के द्वारा एक पब्लिक बाथरूम में ली गई थी, लेकिन फर्क ये है कि ये पानी टपकने वाले नल के कारण नहीं, बल्कि टपकने वाले साबुन के डिस्पेंसर के कारण हुआ था। इस डिस्पेंसर से लगातार एक कमजोर एल्कलाइन धारा के गिरने से इस सिंक में उस जगह से पूरी तरह से इसको उसने खराब कर दिया, जिससे मेटल के अंदर एक छेद जैसा हुआ है। भाई, अब मैं प्लम्बर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नारंगी और पीले हिस्से तांबे और पीतल के हो सकते हैं। अगर कोई उत्साही प्लम्बर मेरी वीडियो को देख रहा है तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं कि ये असली चीज है क्या। अब इस वीडियो में मेरे पसंदीदा भाग पर जाने का समय है। आप लोगों द्वारा भेजी गई कुछ तस्वीरें। आप समय के साथ चीजों में आने वाले बदलाव के दूसरे उदाहरणों पर अपनी नजर रख रहे हैं और उनमें से कुछ इतने अच्छे हैं कि मुझे बस उनके बारे में बात करनी है। जैसे कि ये क्लिप डेविडसन बॉक ने भेजी है। इसने एक पुल टेबल की तस्वीर भेजी है जो कि एक बिल्डिंग चिकन बॉक्स में है, जो नंटुकेट आइलैंड पर है। सालों से टेबल के चारों ओर घूमने वाले इंसानों ने किनारे के चारों ओर फर्श को ऐसा बना दिया जिससे ऐसा लगता है कि टेबल को फंसाया गया है। बहुत अच्छा डेविडसन। हमारे दूसरे प्यारे व्यूअर लियो हैं, जो कि फिनलैंड के हैं। इन्होंने बहुत ही दिलचस्प तस्वीर भेजी है जिसमें वे अपने नए और पुराने बाकी लोग की तुलना कर रहे हैं। और बाईं ओर का बेज रंग का लॉक लगभग 5 साल पुराना है, जो अपने चमकीले नारंगी वाले रंग से फीका पड़ गया है। उस समय में कुछ डिजाइन परिवर्तन भी हुए हैं। वो चाबी एक नया आकार की है और ताला एक अलग स्थान पर। फिर भी वो, अरे बाप रे, वो बच्चे का क्या ही कहना, एक बीमार फीका। और आखिर में इस शानदार तुलना की वाली तस्वीर हमारे दर्शकों में से ओमर इनबार की ओर आती है। ये लकड़ी का चम्मच उसके पिताजी ने लगभग 20 साल पहले खरीदा था, जिसका उनका परिवार लगभग हर दिन पकाने के लिए इस्तेमाल करता है। जबकि मुझे संदेह है कि यहाँ बाएं और दाएं दोनों एक ही किस्म के चम्मच है। अच्छी तरह से घिसा हुआ दाहिने वाला चम्मच इतना इस्तेमाल किया गया कि इसका आखिरी वाला हिस्सा एक पेडल जितना बचा होगा। जाहिर है इस परिवार को खाना खाना बहुत पसंद है। धन्यवाद दोस्तों, आपका उदाहरण बहुत अच्छा लगा। तो अगर किसी के पास इस तरह का उदाहरण और है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या पता दूसरा वीडियो आपके नाम आ जाए। चलिए, समय के इस पहलू में आपको सबसे दिलचस्प उदाहरण कौन सा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।